बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने आपकी उर्दू की दरसी किताब में से जिस सबक का इंतखाब किया है उस सबक का नाम है सियाना बादशाह। सबक सियाना बादशाह डॉक्टर नबी बख्श ख़ान बलोच की किताब लोक कहानियों में से एक कहानी है, जिसका तर्जुमा डॉक्टर सादिया नसीम आरा सरताज ने किया है। सबक का मुताला करने से पहले या सबक की वजाहत करने से पहले हम आपको मुसन्निफ़ का मुख्तसरन तारुफ़ बयान करते हैं। डॉक्टर नबी बख्श बलोच सिंध के एक गाँव जाफ़र ख़ान लगारी सांगढ़ में पैदा हुए। आपकी विलादत 1917 में हुई और आपका इंतकाल 2011 में हुआ। आपकी तरबियत वालदा और चचा ने की। उन्होंने MA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD किया। डॉक्टर साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद अल्लामा II काजी की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरक्की और तामीर में भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू सिंधी लुग़त और सिंधी उर्दू लुग़त डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के साथ तैयार की। उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर तहक़ीक़ी मुजल्ले, सिंधी मौसीकी, सिंधी अदब की तारीख़ और लोक अदब पर बहुत सी किताबें लिखी। वो ना सिर्फ सिंधी बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे। सिंध के अजीम फ़र्जंद को इसकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अल्लामा II काजी की कब्र के बराबर में दफन किया गया। मौजूदा कहानी जो मैं आपके सामने बयान करूँगी उसका नाम है सियाना बादशाह और ये आपकी तहरीर करदा किताब लोक कहानियाँ से ली गई है। अब हम सबक की तरफ आते हैं। सबक की मुख्तसरन वजाहत आपके सामने पेश करते हैं। सबक का एक मरकज़ी किरदार एक साहूकार का है और ये कहानी उस साहूकार और उसके 4 बेटों के गिर्द घूमती है। साहूकार मरते वक्त अपनी दौलत को इंसाफ से तकसीम करके अपने चारों बेटों में तकसीम कर देता है ताकि वो इसके मरने के बाद दौलत के लिए झगड़ा ना करें। जब इसके बेटों को इसकी तकसीम समझ में नहीं आती तो वो मुल्क के दानिशमंद बादशाह से मदद लेते हैं जो इस मामले को हल कर देता है। तो बच्चों, अब हम इस सबक की मुख्तसरन वजाहत आपके सामने पेश करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत दिलचस्प और अच्छी लगेगी। कहानी की इब्तिदा कुछ इस तरह से होती है कि एक साहूकार के पास बहुत दौलत थी और उसके 4 बेटे थे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो ये सोच कर कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरे बेटे दौलत के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, तो वो क्या करता है कि अपनी मलकियत को 4 देगों में डालकर अपनी चारपाई के पायों के नीचे दफन कर देता है और बेटों से कहता है कि एक एक पाया अपने लिए मुंतखब कर लें और जो कुछ इसके नीचे है वो उसी का होगा। लिहाजा मेरे मरने के बाद दौलत के लिए तुम लोग आपस में नहीं लड़ना। और उसके बेटे बाखुशी और रज़ा कुरानदाजी के ज़रिए अपना अपना पाया मुकर्रर कर लेते हैं। साहूकार के मरने के बाद जब चारों बेटे पायों के नीचे ज़मीन खोदते हैं तो उसमें से 4 देगें निकलती हैं। एक देग में हीरे जवाहरात, दूसरी देग में सोना, तीसरी देग में मुट्ठी भर मिट्टी और चौथी देग में चंद हड्डियाँ निकलती हैं। जिन बेटों की देगों में से हीरे जवाहरात और सोना निकलता है वो तो बहुत खुश होते हैं, मगर जिनकी देगों में से मिट्टी और हड्डियाँ निकलती हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे वालिद ने ये क्या किया कि एक को हीरे जवाहरात दे दिए, एक को सोना दे दिया और मेरे लिए मिट्टी और हड्डियाँ। तो फिर जब ये मामला उनसे हल नहीं होता आपस में लड़ने लग जाते हैं, जबकि उनके वालिद ने कहा था कि आपस में तुमने लड़ना नहीं है। तो फिर मोतबर लोग, गांव के जो मोतबर लोग होते हैं वो इन्हें, या बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं वो इन्हें मशवरा देते हैं कि इसमें कोई राज है जो तुम नहीं जानते, तो तुम लोग किसी अक्लमंद शख्स के पास जाओ, किसी दाना शख्स के पास जाओ और उससे इंसाफ कराओ। फिर वो चारों बेटे जो हैं उस साहूकार के, वो इस मामले को बादशाह के पास लेके जाते हैं, जो सोचकर इस मामले को हल कर लेता है। बादशाह कहता है कि जिन बेटों को हीरे जवाहरात और सोना मिला है वो तो उसी के मालिक हैं और जिसके हिस्से में मिट्टी आई है वो बाप की ज़मीनों का मालिक है। और जिस बेटे को हड्डियाँ मिली हैं वो माल मवेशियों का मालिक है।
इस फ़ैसले से चारों भाई खुश हो जाते हैं और मिलजुल कर मोहब्बत से रहने लगते हैं। बादशाह का ये फ़ैसला क्योंकि बहुत दानिशमंदी और दानाई वाला फ़ैसला होता है, तो बादशाह की बहुत तारीफ़ होती है और वो उसके चारों बेटे भी खुश हो जाते हैं। तो इसका सबक का हासिल मुताल्ला कह लें या इसका मरकज़ी ख़्याल कह लें कि मेहनत जो है वो मतलब कामयाबी की कुंजी होती है। मेहनत से इंसान तरक्की की मंजिल हासिल करता है और इंसान की ख्वाहिश होती है कि पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारे। तो बाप ने अपने बच्चों के लिए यही फ़ैसला किया कि वो भी आसाइश से ज़िंदगी गुजारें और मिलजुल कर रहें। तो यही सब कुछ इसके अंदर है। कोई इसका यही मरकज़ी ख़्याल भी है कि मतलब बादशाह ने दानाई के साथ फ़ैसला कर दिया और वो बच्चे जो है उसके बग़ैर लड़ाई झगड़े के आपस में मिलजुल कर रहने लगे। बस यही इस सबक का मुख्तसर सा ख़ुलासा है। इस सबक के जो सवालात हैं वो भी बहुत मुख्तसरन से हैं। आप सबक की रीडिंग करके इन सवालों को बआसानी हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है कि साहूकार ने अपने बेटों में मलकियत किस तरह तकसीम की। तो उसका जवाब इस तरह से है कि साहूकार ने 4 देगें मंगवाईं और अपनी मलकियत के हिस्से में से कुछ को उसमें से एक बेटे को हीरे जवाहरात दिए, दूसरे को सोना, तीसरे को ज़मीन और चौथे को माल मवेशी दिए। अच्छा, सवाल नंबर 2 है साहूकार के 2 बेटे किस बात पर सख्त नाराज़ हुए। तो जब साहूकार के चारों बेटों ने अपने अपने हिस्से की देगें निकाली तो एक हिस्से में हीरे जवाहरात, दूसरे हिस्से में सोना, जबकि तीसरे की देग में मुट्ठी भर मिट्टी और चौथे की देग में चंद हड्डियाँ निकलीं। तो इसलिए तीसरा और चौथा बेटा सख्त नाराज़ हुए कि बाप ने हमारे साथ ये कैसा फ़ैसला किया। फिर आगे सवाल है, सवाल नंबर 3, चारों भाई फ़ैसले के लिए किसके पास गए। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने, चारों भाई फ़ैसले के लिए उस मुल्क के बादशाह के पास चले गए। बादशाह ने क्या फ़ैसला किया, आगे सवाल है। बादशाह ने फ़ैसला किया कि जिन बेटों को हीरे जवाहरात और सोना मिला है वो इसी के मालिक हैं, और जिन बेटों को मिट्टी मिली है वो जायदाद ज़मीन के मालिक हैं जो कि बूढ़े ने छोड़ी है, और जिनको हड्डियाँ मिली हैं वो मवेशी के मालिक हैं जो कि बूढ़े ने साहूकार ने छोड़ी हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये कहानी है तो हर कहानी का कोई ना कोई सबक होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, आखिरी सवाल है आपका। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि धन दौलत, जायदाद, ये सब क्या हैं, दौलत, ये सब फ़ानी चीज़ें हैं और इनके लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। और अगर कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो इसे किसी भी समझदार इंसान के पास जाना चाहिए उस मसले को लेके, और उस मसले को बहुत समझदारी से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करना चाहिए। बस यही सबक के सवाल जवाब हैं। आगे खाली जगह हैं वो आप लोग अपनी दरसी किताब के अंदर इस सबक का मुताला कीजिएगा, फिर आप उसको ख़ुद हल कीजिएगा। आगे सवाल नंबर 3 जो है, कॉलम ए को अलिफ़ को बे से मिलाना है, वो भी आप खुद करेंगे। उसके बाद दुरुस्त पर जवाब पर टिक का निशान लगाना है और गलत पर क्रॉस का, तो ये भी आपने ख़ुद करना है। बस यही एक बहुत ही आसान सी एक कहानी थी, मुख्तसरन सी। आज तक के लेक्चर इतना ही काफ़ी है। मैं इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।